Hello everyone. This is today's the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly four issues which have national and international importance for UPSC, civil services and other state pieces examination. Today we will discuss about four issues. The first issue is the BRICS journey gaining heft while in transition. इस आर्टिकल में हम ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. द सेकंड पॉइंट इज स्टेइंग कूल बट विद क्लीन टैग ग्लोबल कोलैबोरेशन. इस आर्टिकल में हम कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एस्पेक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नंबर 3 इज सुप्रीम कोर्ट ओवररूल 1967 वर्डिक्ट ऑन AMU माइनॉरिटी टैग. एंड नंबर 4th इशू इज 70% कैजुअलिटीज इन गाजा आर वुमेन एंड चिल्ड्रन. ये यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पर एक एनालिसिस है. So let's discuss all the issues in detail. In this article, we will discuss about what is BRICS, what are various objectives of BRICS, and what is the significance of BRICS for India. And we will also discuss about BRICS Summit 2024. The 2024 BRICS Summit was the 16th annual BRICS Summit held in Kazan, Russia. 2024 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था ये 16th एनुअल समिट था ब्रिक्स का, जो कि रसिया के अंदर कजान स्टेट के अंदर हुआ था. इट वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट टू इंक्लूड ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एज मेंबर्स. ये फर्स्ट ऐसा ब्रिक्स समिट रहा है जिसने ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड UAE जैसे कंट्रीज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया है. द थीम ऑफ द इवेंट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी. 2024 का जो ये ब्रिक्स समिट हुआ है रसिया के अंदर, इसका जो मेन थीम था वो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये इसका थीम रहा है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कंटिन्यूस रिजुविनेशन ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है और कंटिन्यू रिजुविनेशन इसका किस तरह से किया गया है टाइम टू टाइम. द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स बिगन इन 2009. इसका फर्स्ट समिट 2009 में किया गया था और इसी ईयर में इसका इस्टेब्लिशमेंट भी किया गया था. ओनली 4 कंट्रीज ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट 2 समिट्स. ब्रिक्स के फर्स्ट 2 समिट्स जो कि 2009 और 10 में हुए थे, इन समिट में ओनली 4 कंट्रीज ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना ने पार्टिसिपेट किया था, बिकॉज इसका नाम उस टाइम पर ओनली ब्रिक हुआ करता था. इसके बाद साउथ अफ्रीका के इंक्लूड होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया. साउथ अफ्रीका ज्वाइंड द ग्रुप एट द थर्ड समिट इन द 2011 गिविंग इट्स प्रेजेंट नेम ब्रिक्स. 2011 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और इसका नेम ब्रिक्स यहाँ पर चेंज हो जाता है. द फर्स्ट डिकेड रिकॉर्डेड सेवरल अकम्प्लिशमेंट बट द सेकेंड डिकेड बिगिन ऑन अ डिफिकल्ट नोट. ब्रिक्स के इस्टेब्लिशमेंट के बाद फर्स्ट डिकेड जो रहा है सेवरल अकम्प्लिशमेंट का ये डिकेड रहा है. इट मीन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के तौर पर ब्रिक्स को देखा गया और ब्रिक्स के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट डिसीजंस लिए गए. बट 2000 के बाद जो ये नया डिकेड स्टार्ट हुआ, इस डिकेड में बहुत सारे डिफिकल्टीज ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज ने फेस की हैं. कई सारे कंट्रीज के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी शो हुए हैं. ब्रिक्स के 2 इम्पोर्टेंट मेंबर जैसे इंडिया एंड चाइना, दोनों कंट्रीज के बीच में 2020 के बाद बॉर्डर इशूज से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इंक्रीज हुए हैं. रसिया का यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, तो कुछ इशूज हैं ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से इसका जो रिजुविनेट करने की यहाँ पर नीड हुई. The 15th summit decision on expansion led to 5 new members: सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, इजिप्ट एंड इथोपिया. ब्रिक्स का जो 15th समिट हुआ था उस समिट के अंदर इसको एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया गया था और इसके अंदर इट मीन्स ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर 5 मेंबर हुआ करते थे, इसके अंदर अदर मेंबर कंट्रीज को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर डिसीजन लिया गया और सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, इजिप्ट एंड इथोपिया को यहाँ पर मेंबर बनाने के लिए यहाँ पर इनिशिएट लिए गए. 34 मोर नेशंस आर डिजायर्स टू ज्वाइन इन द ग्रुप सिग्निफाइज द ब्रिक्स इज हेडेड अपवर्ड. 34 अदर मेंबर कंट्रीज भी हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं. इट इज प्रोजेक्टेड दैट दिस ग्रुपिंग रिप्रेजेंट द ग्लोबल मेजोरिटी. और ऐसा प्रोजेक्टेड किया जा रहा है कि ये जो ग्रुप होगा यानी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होगा ये ग्लोबल मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करेगा. What made the BRICS vulnerable in recent years? Recent years में ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से vulnerable हुआ है? कुछ रीजन्स हैं. नंबर 1,
आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पुट चाइना ऑन द डिफेंसिव। कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से चाइना डिफेंसिव मोड में चला गया है, बिकॉज पूरा वर्ल्ड ऐसा मान रहा है कि कोविड-19 को स्प्रेड करने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है और चाइना को इस वजह से डिफेंसिव होना पड़ रहा है। इवन ब्रिक्स के जो चाइना के साथ अदर मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट भी चाइना को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफेंसिव होना पड़ रहा है। Number of bloody clash between Chinese and Indian troops in the Galwan Valley in June 2020 brought ties between two members state to a new law। 2020 में चाइना और इंडिया के बीच में गलवान वैली के अंदर जो ट्रूप्स के बीच में ब्लडी क्लैश हुए थे, इसकी वजह से भी दोनों मेंबर कंट्रीज के बीच में जो क्लैश है वो इंक्रीज हुए हैं और दोनों के रिलेशन काफ़ी हद तक नेगेटिवली इम्पेक्टेड हुए हैं। तो इस क्लैश ने भी ब्रिक्स को कहीं ना कहीं वल्नरेबल किया है। रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन फरवरी 2022 ट्रिगर्ड मॉस्कोज कॉन्फ्रंटेशन विद द नाटो। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन रहा है ब्रिक्स के वल्नरेबिलिटी के लिए, वो ये रहा है कि रसिया ने 2022 फरवरी में यूक्रेन के ऊपर जो इन्वेजन किया है, इसकी वजह से रसिया को नाटो के साथ फाइट करनी पड़ रही है। इट मीन्स रसिया और नाटो का यहाँ पर कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से रसिया ब्रिक्स पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहा था अब से पहले। हालांकि ये जो समिट हुआ है ब्रिक्स का, ये रसिया के अंदर हुआ है। ऑल दिस मेड द ग्रुपिंग वल्नरेबल। ये सब यहाँ पर कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से ब्रिक्स ग्रुप कहीं ना कहीं वल्नरेबल हुआ, यट इट सर्वाइव्ड एंड सो साइन ऑफ रिजुविनेशन। हालांकि ब्रिक्स ने अपने आप को सर्वाइव किया हुआ है और रिजुविनेशन के साइन इस मीटिंग के अंदर शो किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ब्रिक्स ग्रुपिंग इज ड्राइवन बाय ब्रिक्स स्पिरिट विच हैव 8 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। ब्रिक्स ग्रुपिंग जो ड्राइवन किया जाता है वो ब्रिक स्पिरिट के थ्रू ड्राइवन किया जाता है। ब्रिक स्पिरिट के अंदर 8 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 1, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, सोवरेन इक्वलिटी, सॉलिडेरिटी, डेमोक्रेसी, ओपननेस, इंक्लूसिवनेस, कोलेबोरेशन एंड कॉन्सेंसस। ये 8 स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं ब्रिक्स स्पिरिट के, जिसके बेस पर ब्रिक्स नेशन वर्क करते हैं। It is committed to promoting intra-BRICS cooperation under 3 verticals। इंट्रा-BRICS cooperation को promote करने के लिए अंडर 3 वर्टिकल्स के थ्रू ये कमिटेड है। इट मीन्स इंट्रा-BRICS cooperation को promote करने के लिए ये मेनली 3 एरियाज में वर्क करता है। नंबर 1, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। नंबर 2, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। नंबर 3, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल cooperation। BRICS, initially a grouping of emerging economies, is now primarily a platform for emerging market and developing countries। ब्रिक्स इनिशियली इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप माना जाता था, बट करंट में अगर देखा जाए तो ये इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में वर्क कर रहा है। व्हाट आर वर्टिकल्स एंड दियर फोकस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के क्या क्या वर्टिकल्स हैं और इसके क्या क्या फोकस पॉइंट हैं। इट मीन्स ब्रिक्स किन किन एरियाज में वर्क करता है और उन एरियाज में इसके फोकस पॉइंट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, पीस एंड सिक्योरिटी। टू बूस्ट पीस एंड सिक्योरिटी ब्रिक्स समिट फोकस ऑन द कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्ट एशिया। पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वेस्ट एशिया के अंदर करंट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उस पर ब्रिक्स का जो करंट में समिट हुआ है उस पर इसका मेन फोकस था। ड्यूरिंग रिसेंट इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिक्स हैज कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट एंड कंप्रिहेंसिव सीजफायर, अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। करंट में जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ब्रिक्स नेशंस ने ये कॉल किया है कि इमीडिएट एंड कंप्रिहेंसिव सीज फायर होना चाहिए। जितने भी दोनों तरफ से हॉस्टेजेस किए गए हैं अनकंडीशनली उन्हें रिलीज किया जाना चाहिए और दोनों कंट्रीज के बीच में इशूज को सॉल्व करने के लिए इसने ये भी रिकमेंड किया है कि स्टेट ऑफ पैलेस्तीन यानी इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्तीन इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। इट मीन्स इसने एक इंडिपेंडेंट पैलेस्तीन के इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पर डिमांड की है। नंबर 2, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन द कॉमन करेंसी इशू रिसीव मैक्सिमम अटेंशन। रिसेंटली जो ब्रिक्स का अभी समिट हुआ है, इस समिट के अंदर जो फोकस पॉइंट रखा गया है वो ये रखा गया है जितने भी ब्रिक्स नेशंस हैं सभी नेशन अपने एक लोकल करेंसी या कॉमन करेंसी में जितने भी ट्रेड हैं वो होने चाहिए। इट मीन्स इसने कॉमन करेंसी की बात की है स्पेशली ब्रिक्स नेशंस के ट्रेडिंग के लिए। द यूज ऑफ लोकल करेंसी इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज एंड देयर ट्रेडिंग पार्टनर विल बी फैसिलिटेटेड फर्दर। इस समिट के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि ब्रिक्स नेशंस
अपने लोकल करेंसीज में एक दूसरे के साथ ट्रेड करें तो ये सभी कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। नंबर 2, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। द थर्ड वर्टिकल एम्स टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ब्रिक्स नेशंस ने ये भी यहाँ पर एम किया कि सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए पीपल टू पीपल एक्सचेंज को स्ट्रेंथ करना चाहिए। कॉपरेशन इन्वॉल्विंग स्पोर्ट्स, कल्चर, पार्लियामेंट्स, सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड थिंक टैंक कुड हैव अ बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अगर ब्रिक्स नेशंस के बीच में पीपल टू पीपल एक्सचेंज स्पोर्ट्स के सेक्टर में किया जाए, कल्चर के सेक्टर में किया जाए, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड थिंक टैंक के थ्रू अगर ये एक्सचेंज किए जाते हैं तो ये ब्रिक्स के ऑल नेशंस के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल हो सकते हैं। फाइनली a crucial decision related to the groupings extension with the participation of 34 states। फाइनली समिट के अंदर ये डिसीजन लिया गया है कि ब्रिक्स ग्रुपिंग का एक्सपेंशन किया जाए और इसके लिए 34 स्टेट मेंबर यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। 13 कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन द ग्रुपिंग एज पार्टनर स्टेट। पार्टनर स्टेट के तौर पर यहाँ पर 13 स्टेट को ज्वाइन किया गया है, इनवाइट ज्वाइन करने के लिए इन्हें इनवाइट किया गया है। अब ये 13 कंट्री जो है वो लैटिन अमेरिका से हैं, कुछ अफ्रीका से हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया से हैं और कुछ सेंट्रल एशिया से हैं। लैटिन अमेरिका की अगर बात की जाए तो इसमें क्यूबा, बोलीविया, यूरेशिया, बेलारस एंड तुर्की, ये कुछ कंट्रीज हैं जो लैटिन अमेरिका से यहाँ पर ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। अफ्रीका की अगर बात की जाए तो अफ्रीका से अल्जीरिया, नाइजीरिया एंड युगांडा ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया ज्वाइन करना चाहता है, मलेशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम ये सब ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिक्स ग्रुप को। सेंट्रल एशिया के अंदर कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। थर्ड एक्सपेंशन विल फर्दर ऑगमेंट द ब्रिक्स फैमिली शेयर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड जीडीपी। थर्ड एक्सपेंशन जो इसका किया जाएगा, थर्ड जो भी नेक्स्ट समिट होगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और भी कंट्रीज इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो ब्रिक्स का जो फैमिली होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन में वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा शेयर ब्रिक्स का फैमिली का हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा शेयर ब्रिक्स फैमिली के अंदर हो जाएगा और वर्ल्ड की ओवरऑल जीडीपी का एक बहुत बड़ा शेयर ब्रिक्स का हो जाएगा अगर ये सभी कंट्रीज ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। बेटवे नाउ एंड द नेक्स्ट समिट इन ब्राजील इन 2025 मोस्ट ऑफ दीज स्टेट में बी इंक्लूडेड एज पार्टनर्स। अभी 13 कंट्रीज को यहाँ पर ऐड किया गया है और आने वाले नेक्स्ट समिट में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और भी कंट्रीज इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसकी वजह से जो ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा, जिसके बाद ग्लोबल जीडीपी में, ग्लोबल पॉपुलेशन में एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल ब्रिक्स का हो सकता है। और नेक्स्ट जो समिट होने वाला है 2025 का ब्रिक्स का, वो ब्राज़ील के अंदर होगा। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया? इंडिया के लिए ब्रिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है? फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव ब्रिक्स फिगर्स अमंग द टॉप 6 प्लूरिलैटरल ग्रुपिंग्स टुडे। इंडिया का पर्सपेक्टिव में ब्रिक्स वर्ल्ड के टॉप 6 प्लूरिलैटरल ग्रुप्स में से एक है। इट मीन्स वर्ल्ड के टॉप 6 प्लूरिलैटरल ग्रुप्स में अब ब्रिक्स काउंट हो चुका है। ये इंडिया का पर्सपेक्टिव है। अब वर्ल्ड के टॉप 6 प्लूरिलैटरल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 G20, नंबर 2 क्वाड, नंबर 3 ब्रिक्स, नंबर 4 बिम्स्टेक। BIMSTEC means the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation। G7 where India has a nearly permanent guest status। G7 and Shanghai Cooperation Organization SCO, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, प्लूरिलैटरल ग्रुपिंग्स हैं पूरे वर्ल्ड के जो टॉप पर हैं। सबसे टॉप पर इनमें G20 है, उसके बाद क्वाड है, उसके बाद थर्ड नंबर पर ब्रिक्स है, उसके बाद BIMSTEC है, उसके बाद G7 है, उसके बाद संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। BRICS help India to promote multipolarity in the world, exercise its strategic autonomy, deepen its relation with Russia, and effectively advocate the interest and agenda of the global south। ब्रिक्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्ल्ड में मल्टीपोलरिटी को प्रमोट करने के लिए ब्रिक्स इंडिया की हेल्प कर रहा है, क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि मल्टीपोलरिटी वर्ल्ड होना चाहिए और इंडिया का जो अप्रोच है, इस अप्रोच को बूस्ट करने के लिए ब्रिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया के लिए। ब्रिक्स के थ्रू इंडिया रसिया के साथ अपने रिलेशंस को डीपन कर सकता है बिकॉज इंडिया और रसिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस काफ़ी ओल्ड टाइम से रहे हैं और दोनों ही कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर हैं। ग्लोबल साउथ के जो भी इंटरेस्ट हैं या जो भी एजेंडा हैं उनको इफेक्टिवली एडवोकेट करने के लिए
ब्रिक्स इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेटेस्ट समिट की अगर बात की जाए तो ये किस तरह से इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। लेटेस्ट समिट सर्व्ड एज a useful platform for the first meeting in about 5 years between Prime Minister Narendra Modi and President Xi Jinping। रसिया के अंदर ब्रिक्स का जो लेटेस्ट समिट हुआ है ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म रहा है, बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट का यहाँ पर 5 ईयर के बाद पहला मीटिंग हुआ है। बायलैटरल नेगोशिएशन रिजल्टेड इन एन एग्रीमेंट ऑन बॉर्डर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। ब्रिक्स के समिट के साइडलाइन इंडिया और चाइना के बीच में कुछ बायलैटरल नेगोशिएशंस किए गए हैं। इन नेगोशिएशंस के थ्रू बॉर्डर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट किए गए हैं। इट मीन्स ब्रिक्स का ये समिट इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट समिट रहा है। दिस मीटिंग हेड ऑन द समिट साइडलाइन हेराल्डेड द बिगिनिंग ऑफ अ रीअप्रोचमेंट बिटवीन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग। न्यू दिल्ली और बीजिंग दोनों के लिए रीअप्रोचमेंट के रिस्पेक्ट में ये जो समिट रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट रहा है। China India relation improve the strategic space for India to deal with the Western partners may also expand। अगर चाइना और इंडिया का रिलेशन इस मीटिंग के बाद इट मीन्स ब्रिक्स के समिट के टाइम पर बॉर्डर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट से रिलेटेड जो एग्रीमेंट किए गए हैं, इन एग्रीमेंट के बाद अगर इंडिया चाइना रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो इसके थ्रू वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो भी बेटर हो सकते हैं और एक्सपेंड हो सकते हैं। Above all, BRICS allow India to serve as a bridge between the West and the East, between the North and the South, thus turning New Delhi into a geopolitical sweet spot today। ब्रिक्स इंडिया को एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, स्पेशली वेस्ट और ईस्ट के बीच में। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है। नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ब्रिक्स इंडिया के लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है, और यही वजह है कि न्यू दिल्ली पूरे वर्ल्ड के लिए आज एक जियोग्राफिकली स्वीट स्पॉट बन चुका। पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है। What are cooling related emissions? In this article we will discuss about global cooling pledge COP28। On September 21, 2024, the Quad nations issued the Wilmington Declaration, which underscored the Quad's commitment to sustainable energy solutions, particularly focusing on high efficiency cooling system। September 21, 2024 को क्वाड नेशंस ने विल्मिंगटन डिक्लेरेशन इशू किया है। इस डिक्लेरेशन के अंदर क्वाड कंट्रीज ने सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं और उससे रिलेटेड जो कमिटमेंट है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर अंडर स्कोर किया है। इन अ रैपिडली वार्मिंग वर्ल्ड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लीन एनर्जी एंड कूलिंग सॉल्यूशन इज क्रूशियल स्टेप इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट क्राइसिस, स्पेशली फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशंस। बिकॉज प्रेजेंट का जो वर्ल्ड है रैपिडली वार्म हो रहा है, और ऐसे टाइम में इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लीन एनर्जी एंड कूलिंग सॉल्यूशन ये एक क्रूशियल स्टेप हो सकता है, स्पेशली क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। और उसमें भी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का जो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कूलिंग रिलेटेड एमिशंस। कूलिंग रिलेटेड एमिशंस क्या होते हैं? एमिशन फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, एयर कंडीशनर एंड एनर्जी यूज्ड इन द कूलिंग इंडस्ट्री अकाउंट फॉर 7% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। रेफ्रिजरेंट्स और एसी के थ्रू जितने भी एमिशंस रिलीज होते हैं वो कूलिंग रिलेटेड एमिशंस है। रेफ्रिजरेंट्स और एसी और साथ में कूलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो एनर्जी यूज की जाती है, ओवरऑल 7% इनका पार्टिसिपेशन होता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। इट मीन्स पूरा वर्ल्ड के अंदर जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसका 7% जो रोल है उसमें वो रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर्स का है। रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स emit क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स which causes damage to the ozone layer of the atmosphere। रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स के थ्रू CFC रिलीज होता है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर को डैमेज करता है। ओजोन लेयर जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के सेकंड लेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में। ओजोन लेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये सन से आने वाली हार्मफुल रेज को अर्थ सरफेस तक आने से रोकता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो हमारे बॉडी पर अगर पड़ती हैं तो इसकी वजह से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए ओजोन लेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोटेक्ट रोक कर रखता है।
इंडियाज प्रोएक्टिव अप्रोच टू कूलिंग चैलेंजेज को किस तरह से इंडिया ने इसको इससे रिलेटेड इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं और इंडिया प्रेजेंट में किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इन 2024 parts of India experience temperatures over 50 degrees Celsius, underscoring the need for cooling to ensure thermal comfort, preserve food, medical supplies and industrial processes। 2024 में इंडिया के वेरियस पार्ट में 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया गया है। इस तरह से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वजह से कूलिंग डिमांड ज़्यादा होगा और कई सारे अदर चैलेंजेस भी इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं, सच एज प्रिजर्व फूड से रिलेटेड, मेडिकल सप्लाई से रिलेटेड एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से रिलेटेड। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन फेस इंक्रीजिंगली सीवर हीट वेव्स दैट एंडेंजर मिलियंस। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन रहा है और इंडिया के अंदर सीवर हीट वेव्स भी एवरी ईयर शो होते हैं जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल एंडेंजर होते हैं। By 2030, an estimated 160 million to 200 million Indians could face deadly heat waves annually। ऐसा एक यहाँ पर एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया के अंदर 2030 तक एवरी ईयर अबाउट 160 मिलियन से 200 मिलियन, इट मीन्स लगभग 16 करोड़ से लेकर 20 करोड़ पीपल एवरी ईयर हीट वेव की वजह से यहाँ पर लोगों का डेथ हो सकता है। ये एक बिग डाटा है। The country's workforce heavily exposed to extreme heat risk significant decline in the productivity, health and food security। हीट वेव की वजह से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबिलिटी फेस करते हैं वो वर्कफोर्स को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है, उनके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, फूड सिक्योरिटी यहाँ पर अफेक्टेड होती है। कूलिंग डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू सर्ज विद एयर कंडीशनर सेल्स राइजिंग 16% फॉर एवरी डिग्री ओवर 30 डिग्री सेल्सियस। इंडिया के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है एवरी डिग्री इंक्रीज के लिए 16% यहाँ पर एसी की डिमांड बढ़ जाती है। बाय 2050 इंडिया में हैव द वर्ल्ड हाईएस्ट कूलिंग डिमांड विद ओवर 1.14 बिलियन एयर कंडीशनर्स इन यूज। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में 2050 तक जो कूलिंग डिमांड है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट होगी और अबाउट 1.14 बिलियन एसी कंट्री के अंदर यूज किए जा रहे होंगे 2050 तक। इंडिया रेटिफाइड द किगाली अमेंडमेंट इन 2021 कमिटिंग टू रिड्यूस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय 85% बाय 2047। इंडिया ने अब इस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए यहाँ पर क्या किया, बिकॉज एयर कंडीशनर्स के थ्रू जो एमिशंस हो रहे हैं इस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने कुछ यहाँ पर टारगेट रखे हैं। 2047 का यहाँ पर टारगेट रखा हुआ है। इंडिया ने टारगेट किया है कि 2047 तक HFC का जो एमिशन हो रहा है उसको 85% तक यहाँ पर रिड्यूस करेगा। और ये जो यहाँ पर टारगेट रखा गया है किगाली अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर ये नया टारगेट रखा है। द इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान टारगेट है 20% टू 25% रिडक्शन इन द कूलिंग डिमांड, 25 टू 40% इन एनर्जी कंजप्शन। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, इस प्लान के हिसाब से इंडिया ने कूलिंग डिमांड को 20% से 25% तक यहाँ पर रिड्यूस करने का यहाँ पर टारगेट रखा है। और एनर्जी कंजप्शन की अगर बात की जाए तो इंडिया ने 25 टू 40% तक एनर्जी कंजप्शन को भी यहाँ पर रिड्यूस करने का यहाँ पर प्लान किया है। मिशन मोड अप्रोच इज नीडेड टू टेकल दीज चैलेंजेस। इंडिया में ये जो चैलेंजेज हैं इन चैलेंजेस से अगर हमें फाइट करना है तो उसके लिए हमें एक मिशन मोड अप्रोच की नीड होगी। अब ये किस तरह का अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं। अ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल कूलिंग वुड रिक्वायर फोकस्ड लीडरशिप, क्रॉस सेक्शनल कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अक्रॉस मिनिस्ट्रीज। इंडिया को अगर सस्टेनेबल कूलिंग मिशन को अगर सक्सेस करना है तो इसके लिए फोकस्ड लीडरशिप चाहिए, क्रॉस सेक्शनल कोलैबोरेशन चाहिए, मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इस्टेब्लिशिंग एन इंटर मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप, प्लानिंग ए लॉन्च इवेंट एंड एलोकेटिंग एन इनिशियल बजट फॉर आर एसेंशियल। सस्टेनेबल कूलिंग के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप हमें इस्टेब्लिश करना होगा और साथ में हमें बजट पर भी फोकस करना होगा। नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स एंड डेडिकेटेड बजट लाइंस मस्ट फॉलो फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को हमें बूस्ट करना होगा।
As part of the Quad's clean energy initiatives, India has placed significant investment in the solar and cooling infrastructure across the Indo-Pacific region. Because इंडिया क्वाड का पार्टनर है और क्लीन एनर्जी क्वाड का एक ऑब्जेक्टिव रहा है। इंडिया ने ये क्वाड के क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स के अंदर ये प्लेज किया है कि वो सोलर एंड कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा। इंटरनेशनल कमिटमेंट टू क्लीन एनर्जी कूलिंग के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या कमिटमेंट है। द यूएस इंडिया पार्टनरशिप एंड द क्वाड इनिशिएटिव एम्फसाइज डिप्लॉयमेंट एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी कूलिंग सिस्टम। इंडिया और यूएस के पार्टनरशिप के साथ और क्वाड के इनिशिएटिव के अंडर हाई एफिशिएंसी कूलिंग सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ पर टू लेवल पर इंडिया ने अपना इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। इंडिया और यूएस के साथ और क्वाड के साथ यहाँ पर इंडिया ने टारगेट रखा है कि हाई एफिशिएंसी कूलिंग सिस्टम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाए और उन्हें डिप्लॉय किया जाए। द चैलेंज इज इन इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग रीजन्स वेयर कूलिंग नीड्स आर द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि क्लीन एनर्जी कूलिंग सिस्टम्स को किस तरह से इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर किया जाए और पर्टिकुलरली डेवलपिंग रीजन्स हैं वहाँ पर कूलिंग का जो नीड है वो ग्रेटेस्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। इंटरनेशनल कमिटमेंट टू क्लीन एनर्जी कूलिंग आर एनकरेजिंग बट टेक्नोलॉजीज मस्ट रिमेन अफोर्डेबल। इंटरनेशनल लेवल पर क्लीन एनर्जी कूलिंग का जो कमिटमेंट है वो एनकरेज हो रहा है, बट क्लीन एनर्जी कूलिंग के लिए टेक्नोलॉजीज जो है उन्हें अफोर्डेबल किया जाना चाहिए ताकि पुअर कंट्री भी इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सके। अलॉन्ग विद द यूएस एंड इंडिया जॉइंट plan to expand manufacturing capacities for high efficiency AC and ceiling fans could significantly reduce the climate impact of cooling system। कूलिंग सिस्टम के जो क्लाइमेट इम्पैक्ट हैं अगर हमें इसको रिड्यूस करना है तो इसमें काफ़ी इनिशिएटिव्स इंडिया के वर्क कर सकते हैं, सच एज इंडिया और यूएस ने जो हाई एफिशिएंसी एसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्ड किया है, दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर हाई एफिशिएंसी एसी की मैन्युफैक्चर करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए यहाँ पर कमिटमेंट किया है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो कि कूलिंग सिस्टम के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। COP29 एंड मोमेंटम ऑफ COP28। एट COP28 जो कि दुबई में हुआ था, 63 कंट्रीज प्लीज टू रिड्यूस कूलिंग एमिशंस बाय 68% बाय 2050। COP28 का जो समिट हुआ था वो दुबई के अंदर हुआ था। अब COP29 होने वाला है। दुबई के अंदर जो समिट हुआ था इसमें अबाउट 63 मेंबर कंट्रीज ने प्लीज किया कि वो 2050 तक 68% कूलिंग एमिशंस को रिड्यूस कर लेंगे। द ग्लोबल कूलिंग प्लीज थ्रू नॉन बाइंडिंग कुड प्रोवाइड कूलिंग एक्सेस टू 3.5 बिलियन पीपल बाय 2050 एंड सेव $17 ट्रिलियन एनर्जी कॉस्ट। ये जो ग्लोबल कूलिंग प्लीज किया गया था ये नॉन बाइंडिंग रहा है, इट मीन्स कोई बाउंडेशन नहीं है। और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो इसके थ्रू 3.5 बिलियन पीपल तक कूलिंग यहाँ पर अफोर्डेबल कूलिंग और सस्टेनेबल कूलिंग यहाँ तक 3.5 बिलियन पीपल तक पहुँच सकता है 2050 तक। एंड बात अगर एनर्जी कॉस्ट की जाए तो यहाँ पर $17 ट्रिलियन तक यहाँ पर सेविंग की जा सकती है। However, global action must accelerate to make this a reality. COP29 must build on a momentum of the COP28 by expanding कूलिंग कमिटमेंट को एक्सपेंड करके यहाँ पर COP28 के जो भी यहाँ पर प्लीज थे उनको COP29 के अंदर भी फोकस किया जाना चाहिए, उसको मोमेंटम दिया जाना चाहिए। दिस इंक्लूड्स इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल कूलिंग प्लीज एंड एनहांसिंग पार्टनरशिप अक्रॉस सेक्टर्स एंड नेशंस। अगर हम कूलिंग कमिटमेंट को मोमेंटम देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ग्लोबल कूलिंग प्लीज में मेंबर कंट्रीज का जो नंबर है उसको इंक्रीज करना होगा और नेशंस में वेरियस सेक्टर्स के अंदर इस कमिटमेंट को पहुंचाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को यहाँ पर मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो हाई एफिशिएंसी एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज करें ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम से कम एमिशन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन AMU minority status। Why in news? Recently, Supreme Court ruled on the minority status of the Aligarh Muslim University AMU। Recently, Supreme Court ने AMU के माइनॉरिटी स्टेटस से रिलेटेड अपना एक
रूल डिसीजन दिया है। दिस केस स्टेम्ड फ्रॉम द पिटिशन सीकिंग टू रिस्टोर एएमयूज माइनॉरिटी स्टेटस विच वाज स्ट्रक डाउन बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 2006। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए। AMU established in 1875 was granted minority status by Parliament through the AMU Amendment Act 1981, but this provision was invalidated by the Allahabad High Court in 2006। AMU का जो establishment हुआ था 1875 में हुआ था। 1981 में AMU Amendment Act के थ्रू AMU को पार्लियामेंट के द्वारा माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया, बट 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इसका जो माइनॉरिटी स्टेटस था उसको इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। इट मीन्स 1981 के एक्ट के अकॉर्डिंग इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस माइनॉरिटी स्टेटस को इनवैलिडेट कर दिया गया। अब 2024 में फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको माइनॉरिटी स्टेटस देने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग? करंट का सुप्रीम कोर्ट रूलिंग क्या है? Recent ruling of Supreme Court overruled the 1967 Constitution Bench decision, which had stated that AMU could not be considered a minority institution as it was established by the statute and was a central university। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो 1967 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजन को ओवररूल करता है। 1967 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजन कहता है कि एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कंसिडर नहीं किया जा सकता, बिकॉज इस डिसीजन के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट्यूट के द्वारा और सेंट्रल कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन स्टेट्यूट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है या ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर है एएमयू तो इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर कंसिडर नहीं किया सकता। 1967 का जो डिसीजन था उसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए थे। द कोर्ट held that an institution created by a minority community qualifies as a minority educational institution regardless of how it is legally constituted। करंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा क्रिएट किया गया है और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्वालिफाई करता है, चाहे वो लीगली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है नहीं किया गया है, उसको माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करना ही होगा, ऐसा करंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है। कोर्ट सेड दैट पर्पज ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इज टू प्रिजर्व द कम्युनिटीज कल्चर फैब्रिक। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जैसे एएमयू मुस्लिम्स के थ्रू बनाया गया, ये कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी के कल्चर फैब्रिक को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है, इसलिए इन्हें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर दर्जा दिया जाना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 का भी यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रिजर्व देयर एजुकेशनल एंड कल्चरल वैल्यू। आर्टिकल 31 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है कि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप इंडिया के अंदर अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मैनेज कर सकता है और एजुकेशनल एंड कल्चरल वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकता है, मैनेज कर सकता है। दिस आर्टिकल सेज दैट राइट टू एडमिनिस्टर डज नॉट रिक्वायर कम्युनिटी मेंबर्स टू मैनेज द इंस्टीट्यूशन बट इंश्योर इट्स ऑटोनॉमी टू मेंटेन कम्युनिटी स्पेसिफिक एजुकेशनल गुड। आर्टिकल ये कहता है कि इस तरह के जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कम्युनिटी मेंबर के द्वारा ही मैनेज किए जाएँ, बट अगर स्टेट के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ऑटोनॉमी इट मीन्स उस माइनॉरिटी कम्युनिटी की ऑटोनॉमी को यहाँ पर सेपरेट कर दिया जाए। व्हाट इज गवर्नमेंट आर्गूमेंट? गवर्नमेंट का इस इशू को लेकर क्या आर्गूमेंट रहा है? द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट एएमयू एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ड्यू टू इट्स नेशनल कैरेक्टर। गवर्नमेंट का कहना है कि एएमयू जो कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंपॉर्टेंस के किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस तरह से माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। द गवर्नमेंट कंटेंडेड दैट एएमयू इज नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन और कम्युनिटी। गवर्नमेंट ने कहा है कि एएमयू किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं हो सकता। एएमयू का इस पर क्या स्टैंड रहा है? एएमयू से दैट इट वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट टू इट्स मेंबर। एएमयू का कहना है कि एएमयू का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा किया गया था ताकि इस कम्युनिटी के मेंबर को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, एम्पावर किया जा सके, और कहीं ना कहीं एएमयू इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा हैप्पी है।
According to United Nations Human Rights Group, 70% of dead Gazans are women and children. United Nations Human Rights Office has condemned the high number of civilians killed in the war in Gaza. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने गाजा के अंदर मोर नंबर ऑफ सिविलियंस का जो किलिंग हुआ है उसको कंडेम किया है. इट्स एनालिसिस सो क्लोज टू 70% ऑफ वेरीफाइड विक्टिम्स ओवर अ 6 month पीरियड वर वुमेन एंड चिल्ड्रन. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग गाजा के अंदर जितने भी किलिंग हुआ है उसमें 70% वुमेन एंड चिल्ड्रन का किलिंग हुआ है. इट्स एनालिसिस फाउंड अराउंड 44% ऑफ वेरीफाइड विक्टिम्स वर चिल्ड्रन एंड 26% वुमेन. द एजेज मोस्ट रिप्रेजेंटेड अमंग द डेड वर 5 to 9 years. इसके एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग ओवरऑल विक्टिम्स की अगर बात की जाए तो 44% यहाँ पर चिल्ड्रंस विक्टिम रहे हैं और 26% वुमेन विक्टिम रहे हैं. और चिल्ड्रन की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो किलिंग हुए हैं वो 5 years to 9 years ओल्ड चिल्ड्रन का किलिंग सबसे ज़्यादा हुआ है. According to this agency, about 80% of victims were killed in residential building or similar housing. एक एजेंसी के अकॉर्डिंग 80% विक्टिम्स का जो किलिंग हुआ है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग और सिमिलर हाउसिंग के अंदर यहाँ पर किलिंग हुआ है. Current conflict was started when Israel launched its military offensive in Gaza after Hamas attack on 7 October 2023 that killed 1,200 people in Israel and took 251 hostages back to Gaza. जो करंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है ये 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था और वहाँ 1200 पीपल को किल किया था. साथ में 251 हॉस्टेजेस को वो गाजा के अंदर ले गया था. इसके अगेंस्ट इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किया था और ये कंटिन्यू अटैक अभी भी चल रहा है. दिस इज मैप टू सो इजराइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन, सीरिया एंड नियर बाई कंट्री. Who is Hamas? Hamas क्या है? Hamas is a Palestinian Islamist militant group that rules the Gaza Strip. It has been designated as a terrorist group by Israel and the Western world. Hamas पैलेस्तीन के अंदर एक पैलेस्टीनियन इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाजा स्ट्रिप के अंदर रूल कर रहा है. इसराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा हमास ग्रुप को एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है. Hamas is tactically supported by Iran, which fund it and provide weapons and training to its member to carry out attack. Hamas ग्रुप के लिए ईरान पूरा सपोर्ट करता है, उसको फंडिंग करता है, साथ में वॉर के लिए वेपन्स प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. देख सकते हैं यहाँ पर हम गाजा स्ट्रिप कॉर्नर पर है और यहाँ पर हमास का रूलिंग है. व्हाट इज द गाजा स्ट्रिप? मैप में हम देख सकते हैं यहाँ पर गाजा स्ट्रिप शो किया गया है. इट इज अ पैलेस्टीनियन एनक्लेव ऑन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी पर ये एक पैलेस्टीनियन स्ट्रिप है. इट शेयर अ बॉर्डर विद इजराइल एंड इजिप्ट, सिनाई पेनिनसुला. इजराइल और इजिप्ट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है. द गाजा स्ट्रिप अलॉन्ग विद वेस्ट बैंक मेक अप द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन. बोथ दीज टेरिटरीज आर सेपरेटेड बाय इजराइल. गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक ये दोनों मिलकर पैलेस्तीन स्टेट बनाते हैं और ये इजराइल के द्वारा सेपरेट किया गया है. Since winning a majority in 2006, the Gaza Strip has been ruled by Hamas, which is considered a politico-military organization. 2006 में गाजा स्ट्रिप स्टेट के अंदर हमास ग्रुप का यहाँ पर विन हो जाता है और इसको कंटिन्यू रूल किया जाता है. इसके बाद हमास पॉलिटिको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको कंसिडर किया जाने लगा. Israel has control of air space over Gaza and its shoreline. It has imposed restrictions on the movement of goods into the Gaza Strip. Egypt also control the border of share with the Gaza. इसराइल ने गाजा स्ट्रिप के जो स्पेस है उसको कंट्रोल किया हुआ है, साथ में बहुत सारे गुड्स का मूवमेंट भी इसने यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है. बात अगर इजिप्ट की जाए तो इजिप्ट ने भी गाजा स्ट्रिप पर जो बॉर्डर है उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इसने इम्पोज कर रखे हैं. व्हाट इज वेस्ट बैंक? वेस्ट बैंक क्या हम देख सकते हैं, वेस्ट बैंक मैप पर शो किया गया है. इट इज अ लैंड लॉक्ड टेरिटरी विच शेयर इट्स बॉर्डर विद इजराइल एंड जॉर्डन. वेस्ट बैंक एक लैंड लॉक्ड टेरिटरी है जो कि इजराइल और जॉर्डन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है. द डेड सी फॉर्म अ पार्ट ऑफ इट्स बॉर्डर. डेड सी हम देख सकते हैं, डेड सी इसके बॉर्डर पर है
अपार्ट ऑफ जेरूसलम सिटी कम्स अंडर वेस्ट बैंक। जेरूसलम सिटी जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस सिटी है, वह ये वेस्ट बैंक के अंडर ही आता है। बैकग्राउंड ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन इशू। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो ये इशू अभी भी चल रहे हैं, इसका क्या बैकग्राउंड रहा है। द कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड का एक ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है। डिस्पाइट मैनी अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व द इशू, देयर हैज बीन नो मेजर आउटकम्स। दोनों कंट्रीज के बीच में इशू को रिजोल्व करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए गए, बट कोई भी इनिशिएटिव यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं रहा। द इशू स्टार्टेड प्रायर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन देयर वाज अ डिमांड फॉर अ जूस होमलैंड इन पैलेस्टीन। जूस हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द माइग्रेटेड इनटू द पैलेस्टीनियन टेरिटरी फ्रॉम अदर प्लेसेस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले यहाँ पर जूस कम्युनिटी के द्वारा पैलेस्तीन के अंदर एक यहाँ पर टेरिटोरी की डिमांड की जाती है, जिस होमलैंड की डिमांड करते हैं। पैलेस्तीन पहले एक बड़ा स्टेट हुआ करता था, जिस कम्युनिटी पैलेस्तीन के अंदर इन्होंने माइग्रेट किया था। इट मीन्स ये ओरिजिनली पैलेस्तीन के मेंबर नहीं थे। इसके बाद इनका जो नंबर है वो पैलेस्तीन के अंदर बढ़ता चला गया और बाद में इन्होंने जिस होमलैंड की डिमांड की, जिसको आज हम इसराइल के तौर पर जानते हैं। The Balfour Declaration of 1970 by the British government gave support to the demand for a Jewish homeland in British controlled Palestine, because उस टाइम पर 1917 में पैलेस्तीन पर ब्रिटिश कंट्रोल था और उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के द्वारा बाल्फोर डिक्लेरेशन किया था 1917 में। इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस होमलैंड की जो डिमांड थी, इसको ब्रिटिश का पूरा सपोर्ट मिलता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 1947 रिकमेंडेड द adoption of a plan to partition Palestine into an Arab state, Jewish state and city of Jerusalem। 1947 में ये मैटर यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली में पहुंचता है। यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर पार्टीशन प्लान रखा। इस पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरब स्टेट, जूस स्टेट एंड सिटी ऑफ जेरूसलम में इसको डिवाइड करने का यहाँ पर प्लानिंग किया। इट मीन्स पूरा पैलेस्तीन को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करने का यूएस ने रिकमेंडेशन किया। There was a state of conflict between Arab group and the Jewish group as the conflict continued. Jewish forces captured more territory। अरब ग्रुप एंड जूस ग्रुप के बीच में यहाँ पर कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। इस कॉन्फ्लिक्ट में जूस ने मोर टेरिटरीज को यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। जूस स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। दिस वाज अपोज्ड बाय अरब लीग व्हिच डिसाइडेड टू इंटरवेन। 1948 में जूस ने अपना एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर स्टेट डिक्लेयर कर दिया, बट ये अरब लीग के द्वारा इसको अपोज किया गया। दिस ट्रिगर्ड द 1948 अरब इजरायली वॉर। इसकी वजह से 1948 में अरब और इजराइल के बीच में यहाँ पर वॉर होता है। फॉलोइंग अ सीजफायर एग्रीमेंट, इट मैनेज्ड टू होल्ड onto its mandated territory while Jordan occupied the West Bank and Egypt occupied the Gaza Strip। सीज फायर एग्रीमेंट होते हैं और इसके कुछ दिन बाद यहाँ पर जॉर्डन वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लेता है और इजिप्ट यहाँ पर गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर लेता है। इजराइल को ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि यहाँ पर जॉर्डन और इजिप्ट ने पैलेस्तीन के कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया। आफ्टर द 6 डेज वॉर ऑफ 1967, जिस मैनेज टू कैप्चर द वेस्ट बैंक फ्रॉम जॉर्डन एंड गाजा स्ट्रिप फ्रॉम इजिप्ट। 1967 में जिस और जॉर्डन और इजिप्ट के बीच में यहाँ पर वॉर होता है, 6 डे कंटिन्यू वॉर होता है। ज्यूस ने वेस्ट बैंक को यहाँ पर कैप्चर कर लिया, जो कि पहले जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था, और गाजा स्ट्रिप को भी ज्यूज ने यहाँ पर फिर से कैप्चर कर लिया। According to Oslo Accord of 1993, Israel allowed setting up of Palestinian Authority in the West Bank and Gaza Strip। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड होता है। इस ओस्लो अकॉर्ड के अंदर इसराइल को ये अलाउड किया गया है जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप के अंदर इस्टेब्लिश करने में हेल्प करे। इट मीन्स गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीनियन लोगों को उन्हें अथॉरिटी दी जाए। इन 2006 हमास गेंड कंट्रोल ओवर द गाजा स्ट्रिप फॉलोइंग द बैटल ऑफ गाजा 2007। 2006 में गाजा स्ट्रिप के अंदर हमास ने कंट्रोल यहाँ पर गेन कर लिया, बिकॉज यहाँ पर ये विन कर गया था। और उसके बाद 2007 में यहाँ पर बैटल ऑफ गाजा होता है। करंटली हमास रूल्ड द गाजा स्ट्रिप व्हाइल द वेस्ट बैंक इज कंट्रोल्ड बाय फतह। बोथ फैक्शंस हैव डिफरेंट इक्वेशंस विद इजराइल। करंटली हमास गाजा स्ट्रिप को रूल कर रहा है और वेस्ट बैंक जो है वो फतह के द्वारा रूल किया जा रहा है, बट दोनों ग्रुप्स का इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट है।